मेरा प्रेजेंटेशन जनरली मैं पेशेंट्स के सिम्टम ओरिएंटेड रखता हूँ। जैसे मुझे लगता है हर आदमी को पहला आधा डायग्नोसिस वो घर पे कर सकता है, उसको समझ में आ जाए कि ये बीमारी के लक्षण है और मुझे इसके लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बचा हुआ 50% काम उसके हॉस्पिटल आने के बाद हो सकता है। तो सबसे पहले मैं अपने कॉमन ओपीडी केसेस से शुरुआत करूँगा। पहले है माइग्रेन। माइग्रेन के हेडेक्स जो है, अब अगर हम 10 पेशेंट देखते हैं तो हमारे 5 पेशेंट्स हेडेक के होते हैं। हेडेक सबको अपनी लाइफ में कभी ना कभी अलग अलग तरीके के हेडेक्स होते हैं। माइग्रेन एक स्पेशल टाइप का हेडेक है जिसमें हम देखते हैं फीमेल्स को जनरली कॉमनली ये हेडेक्स होते हैं। यंग एज से ही शुरू हो जाते हैं, 20, 25, 30 ईयर्स के आसपास। वन साइडेड हेडेक्स या दोनों साइड में हेडेक्स या पीछे की तरफ या बीच की तरफ, इन हेडेक्स में 4 क्वालिटीज़ होती हैं जो हम पूछते हैं पेशेंट से। थ्रॉबिंग, एक ऐसा लगता है अंदर कुछ फड़क रहा है, चटके चलना, या अंदर में मैं देख रहा हूँ सभी लेडीज़ के गर्दन धीरे धीरे हिलने लगेंगी जैसे जैसे मैं सिम्टम्स बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट सिम्टम होता है नौशिया, उल्टी जैसी टेंडेंसी लगना। थोड़ा भी कहीं बाहर जाती हैं, धूप में जाती हैं तो उल्टी हो जाती है, थोड़ा ट्रैवल में जाती हैं तो वॉमिटिंग टेंडेंसी रहती है। लाइट साउंड से सेंसिटिविटी, कोई बोले तो बहुत चिड़चिड़ापन उस समय पे। माइग्रेन पेशेंट्स के हस्बैंड्स को बहुत ध्यान से रहना पड़ता है कि कुछ भी बोला इस समय पे तो बहुत लड़ाई हो सकती है। सो बेसिकली लाइट साउंड सेंसिटिविटी, नॉशियस टेंडेंसी और वन साइडेड या दो बोथ साइडेड हेडेक्स जिसमें थ्रॉबिंग क्वालिटी हो, इस तरह के हेडेक्स माइग्रेन के क्लासिफिकेशन में आते हैं। शुरू के 5-7 साल इनको डील करना बहुत इजी होता है। पैरासीटामोल, क्रोसिन, डिस्प्रिन, हर तरह की दवाइयाँ काम करती है। प्रॉब्लम्स 40s में आती हैं जब ये हेडेक्स जो हैं वो इन दवाइयों से कंट्रोल ना हो या इनकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाए कि सर आजकल तो बहुत तेज़ होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी होने लग गए हैं, महीने में 10-10 दिन मेरे को गोलियाँ खानी पड़ रही है। तो ये माइग्रेन हेडेक्स का इलाज एक्चुअली पेन किलर नहीं है। इसका इलाज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जिसमें हम ये जो 5-7 बातें मैंने बताई इनके अंदर चेंजेस से फ़ायदा होता है। प्रिवेंटिव मेडिकेशंस बहुत अच्छा फ़ायदा करती हैं। नसों को फैलाने की दवाएं वो ज़्यादा फ़ायदा करती हैं वनस्पत पेन किलर्स से। रेड फ्लैग्स कब हैं, कौन से हेडेक्स को आपको हॉस्पिटल में तुरंत दिखाना चाहिए? जो रेड फ्लैग ऑफ हेडेक्स हैं वो हैं एल्डरली हेडेक्स। आपको 50-60 तक कभी हेडेक नहीं हुआ, सडनली एक एल्डरली पेशेंट कहता है कि आज मुझे बहुत तेज हेडेक हो रहा है। सो एल्डरली के अंदर होने वाले अचानक हेडेक्स, हेडेक के साथ होने वाले धुंधलेपन, अगर ब्लरिंग ऑफ विजन है, तेज हेडेक और धुंधलापन है। अगर हेडेक के साथ पेशेंट थोड़ी बहकी बहकी बातें कर रहा है कि आज दादाजी कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं ना, कुछ जवाब दे रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं पे, तो ये ऑल्टर्ड टॉक्स अगर साथ में है, या कफिंग के साथ हेडेक हो रहा है, खांसी के साथ तेज से हेडेक शूट कर रहा है, ये हेडेक्स एक्चुअली न्यूरोलॉजिकल हेडेक्स हो सकते हैं जिसमें ब्रेन के एमआरआई में कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलने के चांसेस हैं। तो रेड फ्लैग्स इन हेडेक्स में हम कहते हैं सडन सीवियर हेडेक्स, स्पेशली एल्डरली हेडेक्स। अगर विजन लॉस के साथ है, कफिंग के साथ है, या कभी कभी जवान लड़खड़ाने के, स्पीच स्लरिंग, सर दर्द हुआ था और आवाज़ इनके थोड़ी सी अलग आने लगी, ये हेडेक्स हमको तुरंत हॉस्पिटल में दिखाने चाहिए और एक सीटी या एमआरआई की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। दूसरे सबसे कॉमन पेशेंट्स अगेन चक्कर। तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास हर दिन 2 या 3 पेशेंट्स आके चक्कर की प्रॉब्लम बताएंगे आपको। सो चक्कर का क्या चक्कर है? चक्कर का चक्कर ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंग्लिश के ये 2 टर्म्स हैं जो कि डिफरेंशिएट करते हैं, डिजीनेस और वर्टाइगो। हिंदी में हम सबको चक्कर ही कहते हैं। डिजीनेस का मतलब है आपको एक फीलिंग ऑफ इम्बैलेंस, मैं सर खड़ा होता हूँ तो लगता है कुछ पकड़ लूँ, गिर जाऊँगा, है ना, उसको डिजीनेस कहते हैं। अगर आपका सामने सब कुछ घूम रहा है, स्पिनिंग ऑफ सराउंडिंग्स है, उसको वर्टाइगो कहते हैं। तो वर्टाइगो वर्ड तब यूज़ होता है जब आप करवट लें अचानक से और आपके सामने सब कुछ घूम जाए, या आप जैसे ही गर्दन को मोड़ते हैं और आपको लगता है कि सराउंडिंग्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें वर्टाइगो है। वर्टाइगो के लिए पहले कान के डॉक्टर को दिखाना सही रहेगा। वर्टाइगो में जिसमें स्पिनिंग ऑफ सराउंडिंग्स होती है वो ईयर रिलेटेड ज़्यादा होते हैं, कभी कभी माइग्रेन के पेशेंट्स को भी होता है, पर डिजीनेस ज़्यादा कॉमन है। डिजीनेस में पेशेंट्स को गिरने का एक रिस्क लगता है। वहाँ हम कहते हैं कि सबसे पहले 3 चीज़ें जो कोविड के बाद से आई थिंक सबके घर में है, पल्स, बीपी, शुगर। पल्स, बीपी, शुगर अगर तीनों आपके सेटल्ड हैं, उसके बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए और फिर न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। उसमें ब्रेन से सर्वाइकल के हर तरह के कॉजेज डिजीनेस के अंदर आते हैं। तो इस तरह से डिजीनेस और वर्टाइगो के अंदर छोटा सा डिफरेंस अगर आप कर लेंगे तो आप सही डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं। थर्ड अगेन एक बहुत कॉमन इशू, इन लाइट्स को ऑफ कर दें, इन यहाँ वाली लाइट्स को ना। सो पेन इश्यूज इन न्यूरोलॉजी। अब तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि सर दर्द को लेके किसके पास जाएं, ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएं कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं कि न्यूरोसर्जन के पास जाएं। सो पेन जब भी लोकलाइज्ड है, किसी एक जगह पे है, कंधे में दर्द है, कोहनी में दर्द है, कमर में दर्द है, एक जगह पे पेन है, तो ऑर्थोपेडिक्स सही डॉक्टर से दिखाने के लिए। जहाँ पे भी पेन रेडिएट करने लगे, सर एक गर्दन का दर्द आजकल पूरे हाथ में आने लगा है, कमर का दर्द नीचे पूरे पैरों में जाने लगा है, या हाथ का दर्द पूरा ऐसे हथेली के अंदर फैल जाता है। सो रेडिएटिंग पेन्स हमेशा न्यूरोलॉजिकल पेन्स होते हैं और तब आपको न्यूरोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करना चाहिए। ऐसे पेन्स जनरली नर्व के कंप्रेशन की वजह से होते हैं, जिसमें कमर में कोई डिस्क निकली हुई हो, उसकी वजह से कमर का नस दब जाए, या गर्दन की डिस्क निकली हुई हो तो गर्दन की हाथ की नस दब जाए। तो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी,
लंबर रेडिकुलोपैथी, ये दोनों हमारे सबसे कॉमन डिजीजेज हैं जो हमको पेशेंट्स के अंदर मिलते हैं। अगेन फीमेल्स आर मोर कॉमन, क्योंकि बहुत लंबे समय तक किचन में झुक झुक के काम करते हैं, तो लंबर डिस्क वाली प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली फीमेल्स के अंदर मिलती है। और तीसरा, ये जो फोटो आप लास्ट में देखेंगे, इसमें शोल्डर की स्टिफनेस हो जाती है, हाथ पूरा उठना नहीं। तो जैसे ही हमको कोई पेशेंट कंधे की दिक्कत बताता है कि हम मुड़ते हैं रात को तो दर्द होता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आप कंधा उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं। न्यूरो की बीमारियों में कभी भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है जॉइंट का। अगर जॉइंट रेस्ट्रिक्शन है, उठ ही नहीं रहा है कंधा, तो ये फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। अगेन फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिशियंस आर द राइट पर्सन्स टू कंसल्ट। फोर्थ इशू भी पेन का ही है, पर ये पेन थोड़ा अलग है। न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी क्या है? पैरों में या हाथों के अंदर एक झंझनी, टिंगलिंग, बर्निंग, है ना, जैसे सर ऐसा लगता है कि पैरों में कोई सुइयां चुभा रहा है, चींटियां काट रही हैं। इस तरह के पेन्स जो होते हैं ये न्यूरोपैथी के अंदर आते हैं। पैरों में ये पेन सबसे कॉमन होते हैं। और अगर आप पहला मेरे से पूछें कि कारण क्या है, तो डायबिटीज़। जैसे ही शुगर को 10 से 15 साल होने लगते हैं तो थोड़ी थोड़ी न्यूरोपैथी होने लगती है। और न्यूरोपैथी के अंदर ये पैर के सिम्टम्स बहुत कॉमन होने लग जाते हैं कि सर आजकल ज़मीन पे चलता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी गद्दे पे चल रहा हूँ, या पैरों के अंदर एक हमेशा झंझनी चलती रहती है। तो ये पेन्स न्यूरोपैथी के हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, कभी कभी पेशेंट्स को पेन ना होकर केवल बैलेंस की प्रॉब्लम्स होती हैं। एल्डरली में आपने देखा होगा कि 60-70-75 की माता जी हैं, वो बाथरूम में गिर गई, उनका फ्रैक्चर हो गया, फिर आपने फ्रैक्चर ठीक कराया, फिर चलना शुरू करी, फिर गिर गई। इस तरह से जो रिकरेंट फॉल्स, अगर किसी पेशेंट को एक से ज़्यादा फॉल हुआ है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और उसको इवैल्यूएट कराना ही चाहिए। हम लोग कई बार उसको एज रिलेटेड समझ लेते हैं कि भाई बाथरूम चिकना था, तो आप याद करें कि आप 60 साल तक कभी भी उस चिकने बाथरूम में नहीं गिरे। तो पहली बार अगर किसी को 60 के बाद फॉल हुआ और दूसरी बार एक बार फॉल हो गया तो इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। और न्यूरोपैथी एक बहुत कॉमन कारण है, पेशेंट के नर्व्स को पता ही नहीं चल रहा है कि वो पैर कहाँ रख रही हैं, और ऐसे में आप जैसे स्लिपरी पैर पे उस पर जाएंगे और आप स्लिप हो जाएंगे। तो न्यूरोपैथी एल्डरली में इज़ अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ फॉल्स। और एक और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, कॉग्निशन प्रॉब्लम्स ना, याददाश्त की कमी। डॉक्टर साहब ऐसा लगता है मैं सब भूल रहा हूँ आजकल, कुछ याद ही नहीं रहता, कोई कुछ बोलता है वो मुझे याद नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम कब हम चिंतित होते हैं और कब हमको कोई दिक्कत नहीं लगती है, तो हम लोग दो तरीके से बोलते हैं। सेल्फ रिपोर्टेड मेमोरी इशू, अगर मरीज खुद आके आपको कह रहा है कि मेरे को कुछ याद नहीं रह रहा है, तो हम लोग इसमें ज़्यादा चिंता नहीं करते। सो सेल्फ रिपोर्टेड मेमोरी इशू का सबसे कॉमन कारण है स्ट्रेस। सो स्ट्रेस, नींद की प्रॉब्लम्स, इंसोम्निया, है ना, या फिर आपका B12 डिफिशिएंट है, तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है ये सेल्फ रिपोर्टेड मेमोरी इशू सबसे ज़्यादा करती है। तो जैसे ही हमारे पास मेमोरी प्रॉब्लम्स आती हैं, B12 लोग कहते हैं कि हम लोग सर B12 तो कराते रहते हैं, कभी लो कभी हाई। न्यूरोलॉजी में B12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेमोरी प्रॉब्लम्स, चक्कर की प्रॉब्लम्स और बैलेंस की प्रॉब्लम्स, ये तीनों में B12 डिफिशिएंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर B12 करेक्ट कर लें तो ये सब रिवर्सिबल है। तो हम लोगों के लिए B12 की जाँच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जैसा मैंने कहा, सेल्फ रिपोर्टेड मेमोरी इश्यूज़ में तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। स्लीप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, OSA, स्नोरिंग। खराटे को भी कई सालों से बहुत इग्नोर किया जा रहा था कि सर ये तो बहुत डीप सोते हैं, अच्छा सोते हैं, बढ़िया खराटे लेते हैं। इनफैक्ट खराटे लंबे लेना या ज़्यादा खराटे लेना आपके रात के ऑक्सीजन की कमी को दर्शाता है। सो रात को जब आपको सांस की दिक्कतें होने लगती है, आपका टंग पीछे फॉल करता है, तो वो धीरे 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 ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी करने लगता है। एंड लॉन्ग टर्म के अंदर खराटे वाले पेशेंट्स को मेमोरी इश्यूज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम कहते हैं कि या तो जल्दी से जल्दी कोई स्लीप मास्क शुरू कर दें या करवट लेटना शुरू कर दें। तो स्लीप की प्रॉब्लम्स, B12 की प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स, ये सबसे कॉमन कारण है जो हम लोगों को मिलती है। एक्चुअल मेमोरी लॉस कब होता है? जब पेशेंट के फैमिली मेंबर्स बताने लगें कि सर ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़े कर रहे हैं आजकल, काम में इनके कैलकुलेशंस मिस्टेक हो रही हैं, ये अकाउंटेंट थे पूरी ज़िंदगी और अब इतने छोटे छोटे कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हैं। तो जब आपको रीसेंट इवेंट्स की फॉरगेटफुलनेस, अभी जो बताया था कुछ देर पहले, लोग कहेंगे कि सर इनको तो सब पुरानी बातें याद हैं, मेमोरी तो बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली रिमोट मेमोरीज तो सब आपकी CPU में सेव रहती हैं, रीसेंट मेमोरीज से पता चलता है कि डिमेंशिया हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो अभी जो थोड़ी देर पहले बात हुई या आपने कल परसों के लिए कुछ बताया, कोई अपॉइंटमेंट दिया और वो सब एकदम दिमाग से वॉश आउट हो रहा है बहुत रेगुलरली, तो ये एक डिमेंशिया की निशानी है, एल्जाइमर्स की निशानी है। पाथ फाइंडिंग डिफिकल्टी, जब आप रास्ते भूलने लग गए हैं, आप जिन रास्तों पे सालों गुजरे हैं उसमें कन्फ्यूजन बहुत जल्दी होने लग जाता है, लेफ्ट था राइट था किस साइड था, ये सब एक्चुअल मेमोरी लॉस की निशानियां हैं और ये एल्जाइमर्स के कॉमन लक्षण है। 60 के पार इन लक्षणों को हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए एंड वी शुड कंसल्ट। इनफैक्ट जब हम लोग बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज में जाते हैं, इनफैक्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में, तो वो लोग हमको कहते हैं डॉक्टर्स की आप लोगों के इंडिया में सोशल सपोर्ट इतना अच्छा है कि इन बीमारियों को पकड़ते पकड़ते 3-4 साल लग जाती है। मतलब माताजी अगर भूल रही हैं तो उनके घर में इतने सारे चिंटू बबलू हैं कि सब चीज़ें काम निकल जाता है किसी तरह। और इससे वजह से हम एल्डरली के छोटे छोटे सिम्टम्स को शुरू में इग्नोर कर देते हैं, ठीक है भूल जाती हैं, क्या दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इनिशियल स्टेजेस में हम लोग इस वजह से
पकड़ नहीं पाते, बट इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर अस क्योंकि एल्डरली का केयर इंडिया में बहुत अच्छा है, विच इज़ नॉट देयर आउटसाइड। अब मैं आपको न्यूरो की दो बड़ी इमरजेंसीज बताता हूँ। जैसे अभी आपने कार्डियो में बात करी, कार्डियो में तो काफ़ी इमरजेंसीज है, हमारे अंदर दो इमरजेंसीज है। पहला है स्ट्रोक, लकवा। सो लकवा क्या है, लकवा के सिम्टम्स वी हैव मेड दिस निमोनिक फास्ट करके एक कोड है जो हम लोग बहुत सारे लोगों को बताते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। एफ मतलब फेस, चेहरे में अचानक एक साइड का झुकाव आ जाना। ए फॉर आर्म, अचानक से हाथ एक साइड का काम ना करना या सून पड़ जाना। एस फॉर स्पीच, अचानक से जबान लड़खड़ा जाना। और टी फॉर टाइम, 4.5 घंटे का गोल्डन टाइम है जिसमें स्ट्रोक का इलाज संभव है। 4.5 घंटे पार हो गए तो फिर आपके पास से वो विंडो चली जाती है और फिर वो स्ट्रोक लाइफ लॉन्ग रह जाता है। तो फास्ट करके ये जो निमोनिक है इसको अब और थोड़ा एडवांस कर दिया गया है, अब हम इसको बोलते हैं बी फास्ट। बी फॉर बैलेंस, अचानक से बैलेंस जाना कि सर ये भी कल तक तो ठीक थी फिर आज पता नहीं एक साइड गिर रही है अचानक से। ई से आई साइट, अचानक से एक साइड का धुंधलापन है। ये सब चीज़ें स्ट्रोक के अंदर आती है और मैं बार बार अचानक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि स्ट्रोक इज सडन, है ना, जो कल नहीं था आज है ना, परसों नहीं था कल हो गया। तो ये सडन बी फास्ट कोड हम बोलते हैं। और ये टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गोल्डन विंडो है 4.5 घंटे की। अगर ऐसे पेशेंट को आप 4.5 घंटे में हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो आपको डॉक्टर्स एक ऑप्शन देंगे कि अभी आप 4 घंटे के अंदर आ गए हैं, स्ट्रोक क्लियरली लग रहा है कि बढ़ेगा। इसमें एक इंजेक्शन है, तो टेनेक्टिप्लेज और एल्टेप्लेज नाम के इंजेक्शंस आ गए हैं मार्केट में। और पहले तो इनकी कॉस्ट जब आए थे 2016 में तो 1 लाख के आसपास थी, अभी टेनेक्टिप्लेज की कॉस्ट कुछ 25,000 तक आ गई है। तो ऐसा कोई इंजेक्शन अगर आपको बताया जाए कि 3 घंटे के अंदर सर लगाने से फ़ायदा होगा तो वी शुड गो हेड। और थ्रोम्बोलिसिस से कई बार 90% ऑफ पेशेंट्स ऑफ स्ट्रोक उसी समय रिकवर हो सकते हैं। उसके बाद फिर ये विंडो खत्म हो जाती है और 4.5 घंटे के बाद इंजेक्शंस के काम खत्म हो जाते हैं। इसमें और एडवांसमेंट क्या आ गया है, जयपुर में हम लोगों ने मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी चालू कर दी है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट ऊपर हार्ट में जाके क्लॉट निकाल के ले आते हैं, स्टेंट लगा देते हैं वहाँ पे, अब ब्रेन में भी वो स्टेंटिंग हो सकती है। सो ब्रेन में हम देखिए स्टेंट से क्लॉट ऊपर से निकाल के लाए हैं, इसकी विंडो थोड़ी लंबी है, ये 12 घंटे तक पॉसिबल है। तो अगर मान लीजिए कोई दूर दराज से लोग आते हैं जो 4.5-5 घंटे के बाद पहुँचते हैं हॉस्पिटल, वहाँ पर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी का एक ऑप्शन है कि हम ऊपर जाके उस क्लॉट को रिट्रीव करके ला सकते हैं। सो दिस इज़ एन एडवांसमेंट इन स्ट्रोक केयर। दूसरा जो इमरजेंसी है वो है एपिलेप्सी, मिर्गी। सो मिर्गी भी हमारी इमरजेंसी में आता है। ये किस तरह का होता है मिर्गी का दौरा, इनफैक्ट अगर आप लोगों ने सुना हो देखा हो कभी, उसमें क्या होता है, हाथ पैर अचानक से टाइट पड़ जाना, पेशेंट बेहोश हो जाता है, मुंह में झाग आ जाना, जीभ कट जाना, यूरिन हो जाना कपड़ों में। तो इस तरह का इवेंट एपिलेप्सी कहलाता है। एपिलेप्सी में और जनरल बेहोशी में यही 2-4 अंतर हैं। जनरल बेहोशी के अंदर पेशेंट एकदम शिथिल या लूज पड़ते हैं, एपिलेप्सी में पेशेंट्स बहुत टाइट या उनके हाथ पैर बहुत टाइट हो जाते हैं। एपिलेप्सी का इवेंट लंबा चलता है 10-15 मिनट, जनरल बेहोशी के इवेंट जनरली इससे छोटे होते हैं। यूरिन हो जाना कपड़ों में या जीभ कट जाना, ये जनरल बेहोशी में बहुत रेयरली या ना के बराबर मिलता है, ये एपिलेप्सी का बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है। तो इस तरह के इवेंट जब भी हो तो तुरंत आप मरीज को करवट कर दें, क्योंकि उसके अगर झाग उसके अंदर चले गए तो वो सडन डेथ हो सकती है एपिलेप्सी में। तो सडन डेथ इन एपिलेप्सी इज ऑल्सो कॉमन बिकॉज ऑफ चोकिंग। तो उस समय पेशेंट अगर करवट हो जाए तो 10 से 15 मिनट में धीरे धीरे वो एपिलेप्सी इवेंट खत्म हो जाता है। और जैसे ही वो इवेंट खत्म होता है आपको पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, क्योंकि इंजेक्शन से एपिलेप्सी का अटैक उसी समय बंद हो सकता है, वरना फिर वो इवेंट दोबारा आने का चांस है आधे पौन घंटे के अंदर। एडवांसेस इसमें क्या आए हैं, ईईजी नाम की और एमआरआई नाम की जांचें हम लोग ऑलरेडी इसमें करते हैं। इसमें पेट स्कैन अवेलेबल हो गए हैं, अगर पेट स्कैन करके हम लोग पता कर लें कि कहाँ से ये दौरा निकल रहा है तो एपिलेप्सी सर्जरी इज ऑल्सो नाउ अवेलेबल इन जयपुर। और अब मैं जो मेरा आधा टॉक लास्ट का है वो मैं अपने स्पेशल इंटरेस्ट मूवमेंट डिसऑर्डर्स के ऊपर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। न्यूरोलॉजी के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मूवमेंट डिसऑर्डर्स भी उसमें से एक है। मूवमेंट डिसऑर्डर्स पे स्पेशलाइजेशन है मेरा जो मैंने किया था। अब इसमें बीमारियाँ किस तरह की हैं, जो भी आपकी मूवमेंट की बीमारियाँ हैं, आपके हाथ की, नेक की, पैर की, वो गतिविधि के विकार मूवमेंट डिसऑर्डर्स में आते हैं। ये किस तरह से हो सकते हैं, देखिए 2 तरीके से हो सकते हैं। आपके मूवमेंट ज़्यादा हो सकते हैं, असामान्य ज़्यादा मूवमेंट्स, आपको मैंने कहा हाथ अपना सीधा रखिए लेकिन वो हिल रहा है, सो इस तरह से कंपन एक तरीके का मूवमेंट डिसऑर्डर है। अगर आपको सीधा चलने बोला जाए लेकिन आप इधर से उधर बैलेंस आपका बिगड़ रहा है, सो अटैक्सिया एक तरीके का मूवमेंट डिसऑर्डर है। लिखते लिखते किसी का हाथ मुड़ने लग जाना, बार बार आंखों का झपकना, गर्दन का टेढ़ा होना, ये एक मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसको डिस्टोनिया कहते हैं। तो इस तरह के ज़्यादा मूवमेंट्स आपके कंट्रोल के बाहर के, ये हम कहते हैं असामान्य ज़्यादा मूवमेंट या हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर्स। दूसरे मूवमेंट्स है असामान्य कम मूवमेंट्स। आपने देखा कि माता जी को बेड चेयर से उठ के बाथरूम तक जाने में 5-7 मिनट लग जाते हैं, धीरे धीरे उठना, बहुत छोटे छोटे कदम लेके चलना, बहुत स्लोनेस आ जाना शरीर के अंदर, जकड़न आ जाना, पार्किंसंस डिजीज़। तो पार्किंसंस इज़ अ टाइप ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर्स। तो मूवमेंट डिसऑर्डर में ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो हम लोग कवर करते हैं।
इनमें से एक एक को मैं आपको थोड़े थोड़े डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले कंपन की बात करते हैं, कंपन या ट्रेमर्स। पहले तो ये मिथ है कि कंपन का मतलब ही पार्किंसन है, ऐसा नहीं है। पार्किंसन डिजीज़ एक अलग बीमारी है जिसमें कंपन होते हैं, पर कंपन एज सच बहुत सारी बीमारियों के अंदर हम लोग देखने को मिलते हैं। हाथ पैर का कांपना बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसको एज रिलेटेड नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये बाकी लोगों के अंदर नहीं हो रहा है और आपको हो रहा है उस उम्र में, तो वो कुछ अलग है। सो इसके कॉजेज़ अगर हम लोग पकड़ लें तो इसके इलाज भी संभव हैं। 2-3 वीडियोस दिखाता हूँ। जैसे ये जेंटलमैन है जो बताते हैं हमको कि जब जैसे ही मैं पानी का गिलास अपने मुंह के पास लाता हूँ तो वो हिलने लगता है। या ये माता जी अगर आप ध्यान से देखें तो इनका नेक हमेशा ऐसे 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 नेक नो 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 करके हिलता रहता है। सो इस तरह के जो कंपन है ये गर्दन में, हाथों में, इनफैक्ट पाँव में, यंग पेशेंट्स के अंदर ये पैर के कंपन है, या कभी कभी इतने ज़्यादा कि हमको मरीज को एडमिट करना पड़ जाए, इतने ज़्यादा मूवमेंट्स होते हैं पेशेंट्स को। तो ये सब जो है ये कंपन की बीमारियाँ हैं। इसमें ट्रीटेबिलिटी क्या है? अगर हम छोटे छोटे क्लिनिकल एग्जांपल्स लेते हैं, ऐसी पेशेंट्स को आप कितना भी एमआरआई ब्लड टेस्ट करा लें कुछ नहीं निकलेगा, एवरीथिंग वुड बी नॉर्मल। ये देखने की बीमारी है। सो दिस इज, अब हमारी मूवमेंट डिसऑर्डर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लिनिकली हम देखते हैं और समझते हैं कि ये क्या हो सकता है। तो ये एक पेशेंट हैं 52 ईयर ओल्ड, गुजरात में 3 ईयर से ट्रीटमेंट करा रहे थे इनके कंपन के लिए। अब आप देखेंगे कि इनका लेफ्ट हैंड लगातार हिलता रहता है, जैसे वो कुछ करना चाहते हैं और वो लगातार हिलता रहता है। कंपन की बहुत सारी दवाइयाँ इन्होंने ली है, पर एक बहुत छोटा सा ऑब्जर्वेशन था हमारा कि इनको रेस्टिंग में भी कंपन है। सो ट्रेमर्स कैसे होते हैं? पेशेंट्स हमको ज़्यादातर बोलते हैं कि जब मैं चाय का कप पकड़ने जाता हूँ या चम्मच से खाना खाने जाता हूँ या मैं प्लेट पकड़ता हूँ बफे में खाने के समय, तब वो हिलती है। ऐसे कंपन को कहते हैं एक्शन ट्रेमर्स। आप कुछ करने गए और कंपन हुआ। अगर आपको रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं, आप बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं और आपका अंगूठा या हाथ हिल रहा है, रेस्टिंग के ट्रेमर्स पार्किंसंस के सबसे पहले लक्षण है। एक्शन ट्रेमर्स और बहुत सारे कारण से हो सकते हैं, लेकिन रेस्टिंग ट्रेमर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और यही ऑब्जर्वेशन था, आपने वीडियो में एकदम शुरुआत में देखा हो, तो जब ये हाथ थाई पे पड़ा हुआ है तब भी हिल रहा है। सो रेस्टिंग में अगर कंपन है तो पार्किंसंस पहली बीमारी जो हमको दिमाग में आती है। और अनफॉर्चुनेटली इनको पार्किंसंस की दवाई ट्राई नहीं हुई थी, और ये मैंने इनको एक गोली डोपामिन की दी और 15 मिनट बाद का वीडियो वो आपके सामने है। तो ऐसे पेशेंट्स, ही वॉज वेरी थैंकफुल कि सर ये आपने क्या जादू की गोली दे दी जो मुझे 3 साल से किसी ने नहीं दी। तो इट इज़ ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन है कि रेस्टिंग ट्रेमर्स में पार्किंसंस को चेक जरूर करना चाहिए। इसी तरह से कभी कभी ये कंपन 2-3 दिन में भी हो सकता है। तो इस तरह के पेशेंट हमारे पास एडमिट हुए कि भाई 2 दिन से इनके हाथ लगातार हिल रहे हैं। आप सारी जांचें वाँचें 2 दिन के अंदर, हमारे पास आने से पहले ही इन्होंने एमआरआई सब करा ली थी, बट द डायग्नोसिस वॉज वेरी सिंपल। दिस वॉज हाइपरग्लाइसीमिया। शुगर 500 से पार थी पेशेंट की। तो कभी कभी शुगर के सर्ज होने से या लिवर फंक्शन गड़बड़ होने से ये कंपन हम लोग फटाक से सही कर सकते हैं। सो हमेशा कारण के पीछे जाना है बीमारी के, और उसको वहाँ पे अगर हम लोगों ने पकड़ लिया तो वी कैन ट्रीट द कॉज ऑफ द डिजीज। दूसरी बीमारी जकड़न या मुड़ाव की बीमारी, डिस्टोनिया। ये किस तरह से हो सकती है? आपकी आंखें बार बार बंद हो रही है, आपका हाथ लिखते लिखते बार बार मुड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि सर वो आजकल बैंक में मेरे चेक साइन ही नहीं होते, वो लोग कहते हैं कि आपका साइन मैच नहीं कर रहा, बार बार मेरे चेक रिजेक्ट हो रहे हैं। आंखन में ही हुआ है। क्या परेशानी आंखन में? आंखन में या तो खुले रही है, या ये आप तीसरा बच्चा देखेंगे, इसकी गर्दन बार बार एक तरफ जा रही है जब ये चल रहा है, तो खुले रही है, बोलते आते हैं। ये देखिए। तो सो दीज आर ऑल कॉल्ड डिस्टोनियाज या मुड़ाव की बीमारी। पहली बीमारी आंख के मसल्स की डिस्टोनिया है, या आप लोग अगर क्रिकेट का किसी को शौक हो तो सौरव गांगुली को भी ब्लेफरोस्पाज्म था। सो बार बार आंखों के झपकने की बीमारी डिस्टोनिया है। हाथों के मुड़ने की बीमारी राइटर्स क्रैम्प डिस्टोनिया है। और गर्दन के एक तरफ जाने की बीमारी भी डिस्टोनिया है। ये तीसरा पेशेंट बहुत इंटरेस्टिंग थे। इनके अंदर हम लोगों ने कोई इलाज नहीं किया, केवल इनकी मेडिकेशंस देखी। ये लड़का 3-4 महीने से बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के गैस की टैबलेट ले रहा था जिसका नाम था लीवोसल्पिराइड। सो गैस की कुछ टैबलेट्स ओवर द काउंटर, पैंटॉप एल जो है लीवोसल्पिराइड, इट कॉजेज मूवमेंट डिसऑर्डर्स। सो लीवोसल्पिराइड से, मेटोक्लोप्रामाइड से, कुछ दवाइयां हैं जो आपको ओवर द काउंटर ऐसे बिना परमिशन प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए, वो सब इस तरह के मूवमेंट डिसऑर्डर्स कर सकती है। हमने केवल वो दवाई उसके प्रिस्क्रिप्शन से हटाई और वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस तरह से मूवमेंट डिसऑर्डर्स में आपको कारण के पीछे जाना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपको फ़ायदा नहीं, कहीं से ऐसा कुछ कॉज नहीं मिलता है, तो हम कैसे ट्रीट करते हैं? डिस्टोनिया को हम बोटॉक्स इंजेक्शन से ट्रीट कर सकते हैं। बोटॉक्स इंजेक्शन के बारे में शायद सबको कुछ बहुत सुना हुआ हो, या कॉस्मेटिक्स में बहुत यूज़ होता है चेहरे की झुर्रियाँ वगैरह मिटाने में, बट वी यूज़ इट इन हायर डोजेस। हम लोग मसल्स के लिए इसको यूज़ करते हैं।
तो ये लेडी मंडे ट्यूसडे बोल के दिखाइए। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। इनका नेक बार बार पीछे जा रहा है, ठीक है, राइट हैंड ओपन नेक क्लोज को करो, सीधी नहीं कर पाती। फुल ओपन फुल क्लोज, लेफ्ट हैंड ओपन क्लोज। ये भी है सर्वाइकल या गर्दन का डिस्टोनिया। एक राउंड चल के पीछे की मसल इतनी ज़्यादा टाइट हो गई है कि काट ये लो। चलती भी इस तरह से हैं। तो 1.5-2 साल से शी इज़ वेरी ट्रबल्ड कि ना खाना खा पाना, ना किसी से बात कर पाना। तो हम लोगों ने क्या किया, इनके जो टाइट मसल्स है उसमें बोटॉक्स इंजेक्शन लगाया एंड दिस इज द रिजल्ट आफ्टर 1 मंथ। सो वेरी हैप्पी। द पेशेंट्स हस्बैंड गेव अस दिस होम वीडियो कि सर आज तो इतनी खुश, इसको बहुत पहली बार देखा है। सो ये बोटॉक्स इंजेक्शंस आपको उन जो मसल्स हैं जो टाइट कर हो रहे हैं मंडे ट्यूसडे उनसे आपको निजात दिला सकता है। सिमिलरली ये एल्डरली जेंटलमैन है 72 ईयर ओल्ड, सारा खाना बाहर आ जाता है, मुंह बंद ही नहीं होता है, जीभ बाहर आना। सो ये मुंह का डिस्टोनिया है। ये भी हम लोगों ने इंजेक्शन से इनका स्पीच, इनका इसको बहुत बेटर कर दिया। सो इस तरह से डिस्टोनियास के अंदर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और अब मैं आता हूँ हमारे टॉक के हीरो के पास। सो पार्किंसन डिजीज क्या है? पार्किंसंस इज अ ट्रैप, TRAP। टी मतलब ट्रेमर्स या कंपन। कंपन कौन से? रेस्टिंग ट्रेमर्स, जो रेस्ट में होने वाले। R फॉर रिजिडिटी या जकड़न, बहुत टाइट हो जाना शरीर की, सर तो ऐसा लग रहा है लकड़ी जैसा शरीर हो गया है बिल्कुल मेरा। A फॉर एकाइनेजिया या स्लोनेस, हर काम में टाइम ज़्यादा लगना, नहाने में, कपड़े चेंज करने में, चलने में, सबसे आप पीछे रह जा रहे हैं अपने स्पाउस से कि सर आजकल तो बहुत पीछे रह जाते हैं मेरे, हम लोग साथ वॉकिंग करते हैं। तो दीज आर ऑल माइनर सिम्टम्स जो हम लोगों को पूछने होते हैं पेशेंट से। एंड P फॉर पोस्चर बैलेंस, बार बार पेशेंट का बैलेंस जाना और गिरना। तो ये चारों सिम्टम्स जो हैं पार्किंसंस के होते हैं। और इसके अलावा हम लोग कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स बस पेशेंट घुसा अंदर और आपको पता चल गया कि ये क्या बीमारी है। तो कई बार फेस से हमको दिख जाता है कि पार्किंसंस है। एक चेहरे पे से पूरी रंगत चली जाना, बिल्कुल मास्क सा फेस हो जाता है, आंखें कम झपकना, स्पीच बहुत लो वॉल्यूम आना। तो ये सब सिम्टम्स पार्किंसंस के हैं। इसमें रेस्टिंग के ट्रेमर्स, ब्रेडिकाइनेस, ये सब होता है। इसका बैलेंस प्रॉब्लम बड़ा पिक्यूलियर है। पार्किंसंस के पेशेंट पीछे की तरफ गिरते हैं। जनरली जो बैलेंस इश्यूज होते हैं उसमें लोग ठुकरा के आगे गिरते हैं। बैकवर्ड फॉल्स अगर किसी को होता है तो वहाँ पे बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को हेड इंजरीज के रिस्क बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो ये पार्किंसंस की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका पार्किंसंस का ये जो 4 पार्ट्स हैं ये तो केवल मतलब कहानी की केवल शुरुआत है। इसके नीचे जो पार्ट है वो हम लोग पूछते हैं मरीज से तब पता चलता है। स्पीच, स्वेलोइंग, पैनिक अटैक्स, यूरिन की कंट्रोल प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन। एल्डरली में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि 60 to 65 के एज ग्रुप के अंदर बहुत पेशेंट डिप्रेस होने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अंडरलाइंग ब्रेन की बीमारियों के इनिशियल लक्षण हो सकते हैं। नॉन मोटर फीचर्स पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा मैं, लेकिन पार्किंसंस के अंदर ये सभी चीज़ें अफेक्टेड होती है। थोड़ा सा मेमोरी, थोड़ा सा स्लीप, रात को लोग कहते हैं कि मैं करवट ही नहीं ले पाता, लेफ्ट राइट एकदम बहुत टाइट हो जाता है शरीर, या रात में चिल्लाना बोलना, नींद में बड़बड़ करना, ये सब चीज़ें भी इनिशियल सिम्टम्स में आता है। यूरिनरी प्रॉब्लम्स, BP की प्रॉब्लम्स, ये सब भी आती है। इसमें अब मैं तो आपको थोड़ी पॉजिटिव चीज़ें दिखाता हूँ। तो पार्किंसंस क्यों हो रहा है? पेशेंट्स के डोपामीन कम होता जा रहा है ब्रेन में डोपामीन कम बनेगा तो पार्किंसंस के लक्षण मिलेंगे। और डोपामीन की टैबलेट्स हमारे पास बाहर से अवेलेबल है। तो ये आप देखिए पार्किंसन का पेशेंट किस तरह का दिखता है। 55 ईयर ओल्ड हैं, इनको 5-7 साल से पार्किंसंस है। मैं इनको बोलूँगा केवल आप उठ के चल के दिखाइए, और इसमें इनका स्लोनेस आप देखिएगा, चल के देखो। सो दिस इज़ हाउ द पेशेंट्स गेट अप, एकदम धीरे 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 करके उठते हैं सपोर्ट लेके। और इनके चाल की आप देखेंगे स्टेप लेंथ एकदम बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे कदम लेके चलना। तो ये पार्किंसंस का पेशेंट इस तरह से सामने आते हैं। बट ये जस्ट क्लिनिक के बाहर हमने उनको पहली टैबलेट सेंडोपा दी लाइफ की, और दिस इज़ हाउ ही वॉक्स। वापस आ जाइए। बेसिकली बहुत ही अच्छा रिस्पांस, डोपामिन की टैबलेट से बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आता है पार्किंसंस में, और इंडिपेंडेंस वापस आ जाती है। एंड ये पेशेंट जब मेरे पास आए थे तो इन्होंने VRS अप्लाई कर दिया था। ही इज़ अ बैंकर, एंड लकीली वी होल्डेड हिम कि नहीं सर रुको आप 1 महीना दो, एंड आप वापस से अपनी बची हुई 8 साल की जॉब कर सकते हैं। सो इस तरह से ट्रीटेबल डिजीजेस को मिस नहीं करना चाहिए, समय पे दिखा लेने से कई बार फ़ायदा होता है। इसमें एडवांसमेंट क्या आया है, पार्किंसंस का कन्फर्मेटरी टेस्ट अब जयपुर में होने लगा है। डोपामिन का स्कैन अब हमारे पास अवेलेबल है। सो डोपामिन स्कैन में पता चल जाएगा कि ब्रेन में डोपामिन डेफिशिएंसी है, और आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये बीमारी पार्किंसंस हो रही है। इलाज में टैबलेट्स तो हैं ही, इसमें नया क्या आया है? इसमें नया है एक तो एपोमॉर्फिन पंप, डोपामिन के इंजेक्शंस आ गए हैं जो इंसुलिन की जैसे हम लोग पेट में पूरे टाइम चला सकते हैं, और वो पूरे दिन पेशेंट को अच्छा रखता है। बट जो सबसे नया एडवांसमेंट मैं लेके आना चाहता हूँ जयपुर में या राजस्थान में, दैट इज़ द सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज़। सर्जरी क्या इसमें हो सकती है?
आप बहुत साल से डोपामिन की गोली खाते हैं तो फिर उसके बाद गोली का अच्छा असर नहीं होता है या थोड़ी देर के लिए होता है, 1-1.5 घंटे के लिए, फिर असर चला जाता है, तब हम यूज़ कर सकते हैं डीबीएस। डीबीएस एक सर्जरी है जिसमें ब्रेन में 2 हम लोग तार डाल देते हैं, उन तारों को ब्रेन के डोपामिन एरिया में ले जाते हैं और उस तार को पीछे लाके पेसमेकर से कनेक्ट कर देते हैं। अब आप पेसमेकर को ऑन करेंगे, इधर से करंट ऊपर ब्रेन में जाएगा, वो जो डोपामिन ब्रेन बनाना बंद कर दिया था वो करंट से वापस से स्टार्ट हो जाएगा और डोपामिन के जैसे पेशेंट वापस से चलने लगेंगे। ग्रेट, ये दिखाता हूँ मैं कैसे हो सकता है। सो ये एक पार्किंसन पेशेंट है, 12-13 साल से इनको पार्किंसन है। आप देखिए इनका चलना कितना मुश्किल है। सो ये गोली के बावजूद इतना ही चल पाते हैं एंड दिस इज 5 months आफ्टर डीबीएस। सो डीबीएस इस सर्जरी का नाम है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में इन्होंने, ये हमारे मुंबई के पेशेंट है, वापस से लोकल बसेस में ट्रैवल करना और जैसे पहली लाइफ चल रही थी उसी तरह से, विच वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट, जो हम लोग मेडिकली इनको इतना मैनेज कभी भी नहीं कर पाते। इस तरह से जब भी हमको पार्किंसंस के अंदर 5-7 साल से ज़्यादा हो जाती है तो फिर डीबीएस पे जाना पड़ता है। इस तरह से डिफ़िकल्ट पेशेंट्स हैं जिनको डीबीएस के बाद हम लोग काफ़ी हद तक नॉर्मल कर सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली डीबीएस अभी तक अवेलेबल नहीं था राजस्थान में, ये सर्जरी अवेलेबल नहीं थी। हम लोग एज न्यूरोफिजिशियंस पेसमेकर को प्रोग्रामिंग करना जानते हैं, लेकिन लीड डालने का काम जो एक्यूरेटली डालना है उसके लिए हमको न्यूरो सर्जन की ज़रूरत थी। ये मेरा पार्किंसन का प्रोग्राम है। एवरी ईयर 11 अप्रैल को पार्किंसन दिवस आता है। उस दिन मैं जयपुर के मेरे सारे पार्किंसन पेशेंट्स को जेएमए हॉल में मैंने इन्वाइट किया था। एक डांस थेरेपी सेशन होता है जिसमें पेशेंट अपनी फिजियोथेरेपी, डांसिंग सब कुछ करता है। सो बेसिकली इस तरह से मोटिवेशनल सपोर्ट ग्रुप्स और इन सब की संरचना की जा रही है। मल्टीपल आर्टिकल्स इस पे हम लोगों ने निकाले हैं जिसमें पार्किंसंस क्या है, कैसे बढ़ रहा है, यंग पेशेंट्स में कैसे आ रहा है, या 40 से पार भी पार्किंसंस होने लगा है। और रिसेंटली गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर से इस चीज़ के लिए ये मिला था सम्मान। बट व्हाट इज़ द बिगेस्ट लैंडमार्क? राजस्थान की पहली डीबीएस सर्जरी हम लोगों ने अभी नारायणा में करी। अप्रैल 2024 पे वी टच दिस लैंडमार्क। कृष्णा जी हमारी पेशेंट थी जिन्होंने ये पार्किंसन सर्जरी करवाई और उसके बाद एक बेड रिडन स्टेट से, जहाँ पे वो 2-3 साल से इतना चलना उनका मुश्किल हो गया था, ये उनका लास्ट डे है जब हमने उनको डिस्चार्ज किया था। एंड दिस वॉज द वॉक, हम लोग इसको कहते हैं कि कैट वॉक, फ्रॉम बेड रिडन स्टेट टू अ कैट वॉक। सो दिस इज़ हाउ शी वॉकड फॉर अस।